स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज की क्लास में हम राष्ट्रीय आंदोलन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से अपनी चर्चा शुरू करेंगे। जी, एक ऐसा आंदोलन जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। तो चलिए सबसे पहली पंक्ति से शुरू करते हैं। क्रिप्स मिशन की असफलता, भारतीयों का आर्थिक शोषण और जापानी आक्रमण के भय के कारण 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस की कार्य समिति ने वर्धा, महाराष्ट्र में एक बैठक का आयोजन किया था, जिसमें गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो इस एक लाइन में ही आंदोलन की पूरी पृष्ठभूमि छिपी है। मतलब 3 बड़े कारण थे। जी बिल्कुल। पहला, क्रिप्स मिशन पूरी तरह से फेल हो गया था, कोई नतीजा नहीं निकला। दूसरा, अंग्रेजों का आर्थिक शोषण जो बढ़ता ही जा रहा था। और तीसरा, जो उस वक्त एक बहुत बड़ा डर था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान का भारत पर हमला करने का खतरा। इन्हीं वजहों से कांग्रेस ने महाराष्ट्र के वर्धा में ही मीटिंग रखी और यहीं गांधी जी ने प्रस्ताव पेश किया। देखिए, परीक्षा के लिए ये तारीख 14 जुलाई 1942 और ये जगह वर्धा, ये दोनों याद रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन अगली पंक्ति कहती है, यह प्रस्ताव अहिंसक आंदोलन से संबंधित था, तब कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा विरोध किया गया था। ये थोड़ा चौंकाने वाला है। कांग्रेस के अंदर ही विरोध। हाँ, हुआ था। गांधी जी चाहते थे कि आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक हो, बिना किसी हिंसा के, पर कांग्रेस के कुछ सदस्यों को इस बात पे यकीन नहीं था। उन्हें लगा कि युद्ध के समय इतना बड़ा आंदोलन छेड़ना सही नहीं होगा। तो फिर गांधी जी ने क्या किया? यहीं पर गांधी जी ने अपनी दृढ़ता दिखाई। पंक्ति है, जिसके परिणामतः गांधी जी ने कहा था, भारत की बालू से एक ऐसा आंदोलन पैदा करेंगे जो खुद कांग्रेस से भी बड़ा होगा। वाह! मतलब एक तरह से उन्होंने कह दिया कि अगर कांग्रेस साथ नहीं देगी तो वो देश की मिट्टी से, आम जनता से ही इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे जो पार्टी से भी बड़ा होगा। बिल्कुल, ये उनकी संकल्प शक्ति को दिखाता है और इसका असर भी हुआ। तो फिर प्रस्ताव पास हो गया। जी। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस की कार्य समिति द्वारा मुंबई में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। तो ये तारीख और जगह भी बहुत महत्वपूर्ण है। 8 अगस्त 1942 मुंबई, और अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये आरपीएससी में सीधा सवाल बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। और इस सम्मेलन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। मतलब यहाँ आकर आधिकारिक तौर पर इस आंदोलन को मंजूरी मिल गई। और यहीं से वो प्रसिद्ध नारा भी आया, करो या मरो। जी देखिए, 8 अगस्त को गांधी जी ने बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में एक ऐतिहासिक सभा को संबोधित करते हुए कहा था, मैं आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूं, आप उसे अपने दिलों में सजो के रख लें और हर एक सांस में इसका जाप करें। वो मंत्र है, करो या मरो। इसका मतलब साफ था, या तो भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। एक सीधी और शक्तिशाली कॉल। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर एक और दिलचस्प बात सामने आती है। अगली लाइन है, ये गांधी जी का हिंसक आंदोलन था। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। गांधी जी और हिंसा? हाँ, ये समझना जरूरी है। गांधी जी ने तो अहिंसा की ही बात की थी, पर करो या मरो का नारा और फिर तुरंत बाद सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी, इसके बाद जनता का गुस्सा भड़क गया। कई जगहों पर हिंसा हुई। इसलिए आंदोलन के स्वरूप को देखते हुए इसे गांधी जी का एकमात्र हिंसक आंदोलन भी माना जाता है। अच्छा, तो ये अंग्रेजों की प्रतिक्रिया की वजह से हुआ? जी, और उनकी प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। अगली पंक्ति देखिए, 9 अगस्त 1942 की सुबह के समय ऑपरेशन जीरो आवर के तहत ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। ऑपरेशन जीरो आवर? हाँ, इसका मतलब था कि जैसे ही आंदोलन शुरू होने वाला था, उससे ठीक पहले सुबह सुबह ही एक साथ सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दो, ताकि आंदोलन को कोई नेतृत्व ही ना मिल पाए। तो किस नेता को कहाँ रखा गया, ये भी अक्सर पूछा जाता है। हाँ, ये मिलान करने वाले प्रश्नों में आता है। हाँ। गांधी जी को कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, महादेवजी देसाई सहित गिरफ्तार कर पूना के आगा पैलेस जेल में बंदी बनाया गया था। गांधी जी और उनके करीबी सहयोगी पूना के आगा खां पैलेस में? जी। और कांग्रेस के अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर अहमदनगर जेल में भेजा था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर पटना जेल में नजरबंद किया गया था। ये तीनों जगहें, आगा खां पैलेस, अहमदनगर जेल और बांकीपुर जेल, याद रखनी बहुत जरूरी है। तो नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद आंदोलन शुरू हुआ? बिल्कुल। इस आंदोलन का प्रारंभ 9 अगस्त 1942 को हुआ था। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जनता ने खुद ही कमान संभाल ली। और कुछ नेताओं ने भूमिगत रहकर भी काम किया। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 9 अगस्त को समाजवादी नेताओं जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन
अरुणा आसफ अली ने भूमिगत रहकर इस आंदोलन का संचालन किया था। भूमिगत मतलब छिपकर काम करना। हाँ, अंडरग्राउंड होकर, क्योंकि जब सारे बड़े नेता जेल में थे तो इन्हीं नेताओं ने छिपकर आंदोलन को आगे बढ़ाया। और इसीलिए अगली पंक्ति कहती है, यह गांधी जी का नेतृत्व विहीन आंदोलन था। नेतृत्व विहीन, क्योंकि गांधी जी समेत सभी बड़े नेता तो पहले दिन ही गिरफ्तार हो गए थे। तो ये जनता का एक तरह से स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया। बिल्कुल सही। और इन भूमिगत नेताओं में जयप्रकाश नारायण की भूमिका बहुत खास थी। हाँ, उनके जेल से भागने की कहानी भी है। जी। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में बंदी बनाया गया था, जिसने 9 नवंबर 1942 को जेल तोड़कर 5 सदस्यों के साथ फरार होने में कामयाबी प्राप्त की थी। और जेल से भागने के बाद जेपी नारायण ने आजाद दस्ता नामक संगठन बनाकर जन क्रांति कार्यक्रम प्रारंभ किया था। ये एक गुप्त संगठन था जो आंदोलन को आगे बढ़ा रहा था। वाह, और भी कई लोगों ने इस आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। हाँ, कई गुमनाम हीरो भी थे, जैसे सुमित मुरारजी ने अच्युत पटवर्धन को गिरफ्तारी से बचाने के लिए प्रतिदिन एक नई कार की व्यवस्था की थी। सोचिए, रोज एक नई कार का इंतजाम करना। जी। और अरुणा आसफ अली ने मुंबई में नेतृत्व कर ग्वालियर टैंक में तिरंगा झंडा फहराया था। ये भी एक बहुत साहसी कदम था। बिल्कुल। और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हुआ। उषा मेहता ने बॉम्बे में भूमिगत रेडियो स्टेशन का संचालन किया था। एक सीक्रेट रेडियो स्टेशन। हाँ, और रेडियो स्टेशन के माध्यम से जनता तक सूचना पहुंचाने का कार्य राम मनोहर लोहिया करता था। ये सब नाम और उनके काम परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस आंदोलन की एक और खास बात थी, समानांतर सरकारें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कुछ इलाकों में आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश शासन को पूरी तरह खत्म कर दिया और अपनी खुद की सरकार बना ली। अच्छा, कहाँ बनी ये सरकारें? एक एक करके देखते हैं। पहली, बरिया, उत्तर प्रदेश में चित्तू पांडे के नेतृत्व में। यह भारत की प्रथम समानांतर सरकार थी। पहली समानांतर सरकार बलिया में। जी। दूसरी, मदीनापुर के तामलुक, बंगाल में सतीश सामंत के नेतृत्व में। इसे जातीय सरकार भी कहते थे। तीसरी, कोरापुट, उड़ीसा में लक्ष्मण नायक के नेतृत्व में। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण है, सतारा, महाराष्ट्र में नाना पाटिल और वाई.वी. चौहान के नेतृत्व में। यह सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। ये आरपीएससी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। सबसे लंबे समय तक चलने वाली समानांतर सरकार सतारा में। ठीक है, अब जेल में गांधी जी क्या कर रहे थे? गांधी जी ने जेल से ही अपना विरोध जारी रखा। 10 फरवरी 1943 को गांधी जी ने आंदोलनकारियों के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार के कारण आगा खां पैलेस में अनशन शुरू कर दिया था तथा 21 दिन तक उपवास रखा था। 21 दिन का उपवास, इसका सरकार पे बहुत दबाव पड़ा होगा। बिल्कुल, इतना कि गांधी जी की रिहाई की मांग करते हुए गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था। उनके नाम थे M.H. राणे, N.R. सरकार और H.P. मोदी। वायसराय की काउंसिल से 3 इस्तीफे। ये तो बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात थी। आखिरकार 6 मई 1944 को गांधी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण जेल से रिहा कर दिया था। खराब सेहत की वजह से उन्हें छोड़ना पड़ा। इस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका भी बहुत अहम रही। जी बिल्कुल। 4 प्रमुख नाम हमें याद रखने हैं: अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, सरोजनी नायडू और सुचेता कृपलानी। ये चारों नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। आंदोलन के दौरान गांधी जी को व्यक्तिगत क्षति भी उठानी पड़ी। हाँ, ये बहुत दुखद था। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी व महादेव जी की मृत्यु आगा खां पैलेस में ही हो गई थी। जेल में ही उनकी पत्नी और उनके सचिव दोनों का निधन हो गया। जी। और अंत में इस पूरे आंदोलन की जांच के लिए एक आयोग भी बना था। फी बिखिंडन आयोग ने इस आंदोलन की जांच की थी। ये नाम भी याद रखना चाहिए। ठीक है, तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद की घटनाओं पर आते हैं, जिसमें सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला और वेवल योजना शामिल हैं। जी। आंदोलन के बाद राजनीतिक गतिरोध को तोड़ने की कोशिशें शुरू हुईं। इसी में पहला कदम था सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944। ये क्या था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी मद्रास के प्रभावशाली नेता थे। गांधी जी की स्वीकृति पर राजगोपालाचारी ने कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता करवाया था। समझौता किस बात पर? कोशिश थी कि लीग और कांग्रेस के बीच की खाई को भरा जाए, लेकिन जिसमें अलग राष्ट्र की मांग को अस्वीकार किया गया था। तो फिर जिन्ना ने इसे माना नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। मोहम्मद अली जिन्ना इस मत के समर्थक नहीं थे। हालांकि इसी बातचीत के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना हुई। गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम कहा था।
अच्छा, कायदे आजम यानी महान नेता, ये उपाधि गांधी जी ने दी थी। जी, और इस समझौते पर जिन्ना का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, मुझे दीमक लगा हुआ सड़ा गला पाकिस्तान नहीं चाहिए। मतलब वो इस आधे अधूरे समझौते से खुश नहीं थे। बिल्कुल, पर यहाँ एक नोट करने वाली बात है जो थोड़ी विरोधाभासी है। नोट पाकिस्तान की अलग मांग स्वीकारने वाला प्रथम भारतीय सी राजगोपालाचारी था। ये कैसे, जबकि फॉर्मूला में तो मांग अस्वीकार की गई थी? क्योंकि फॉर्मूला में ये भी कहा गया था कि अगर मुस्लिम बहुल इलाकों के लोग चाहें तो अलग हो सकते हैं। तो एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से विभाजन की बात को स्वीकार करने वाले वो पहले बड़े भारतीय नेता थे। समझ गई। इसके बाद वेवेल योजना आई। जी, 14 जून 1945 को भारत के वायसरॉय लॉर्ड वेवेल ने कुछ प्रावधान रखे। क्या थे वो प्रावधान? पहला, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में गवर्नर व सेनाध्यक्ष के अलावा सभी सदस्य भारतीय होंगे, जिसमें हिंदू व मुसलमानों की संख्या बराबर होगी। मतलब वाइसराय और आर्मी चीफ को छोड़कर सब भारतीय और हिंदू मुस्लिम बराबर। जी। दूसरा, प्रांतों में सभी दलों की मिलीजुली सरकार की स्थापना होगी, यानी गठबंधन सरकारें। और तीसरा, भारतीय संविधान स्वयं भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा। ये 3 मुख्य बातें थी। भारतीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें कौन कौन शामिल हुआ? कुल 21 प्रतिनिधि थे। कांग्रेस की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आजाद और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। यहीं पर मौलाना आजाद ने इस सम्मेलन के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। मौलाना आजाद ने इस सम्मेलन को भारत का जल विभाजक कहा था। जल विभाजक मतलब एक टर्निंग पॉइंट जो 2 चीजों को बिल्कुल अलग कर दे। जी। उन्हें लगा कि यह सम्मेलन भारत के भविष्य को तय करने वाला एक बड़ा मोड़ है, लेकिन यह सम्मेलन भी असफल रहा। इसके बाद की घटनाएं तो और भी तेजी से घटी। नौसैनिक विद्रोह 18 फरवरी 1946। हाँ, ये एक बहुत बड़ी घटना थी। कहानी शुरू हुई एक छोटी सी बात से। खराब भोजन की शिकायत पर एक नौसैनिक बीसी दत्त को गिरफ्तार किया गया था और इसके विरोध में विद्रोह हो गया। जी, जिसके विरोध स्वरूप बंबई में एमएस खान के नेतृत्व में तलवार नामक जहाज के 1100 सिपाहियों ने हड़ताल कर जहाजों पर भारत छोड़ो आंदोलन, वंदे मातरम व इंकलाब जिंदाबाद के नारे उत्कीर्ण कर दिए थे। मतलब नौसेना के जहाजों पर ही क्रांति के नारे लिख दिए गए। हाँ, और ये विद्रोह इतना बड़ा हो गया कि अंग्रेज घबरा गए। उन्होंने इसे खत्म करवाने के लिए सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना से मदद मांगी। पटेल और जिन्ना के कहने पर यह समाप्त हुआ? जी, इनके समझाने पर 25 फरवरी 1946 को आंदोलन समाप्त हो गया। और फिर आया कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946। जी, भारतीय संवैधानिक समस्याओं का समाधान करने के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने 3 सदस्यीय आयोग भारत भेजा था। ये 3 सदस्य कौन थे, ये बहुत पूछा जाता है। हाँ, इनके नाम और पद दोनों महत्वपूर्ण हैं। पहले पैथिक लॉरेंस, जो भारत सचिव थे और इस आयोग के अध्यक्ष भी थे। पैथिक लॉरेंस। दूसरे स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और तीसरे एवी अलेक्जेंडर, जो नौसेना प्रमुख थे। ये तीनों ब्रिटिश कैबिनेट में मंत्री थे, इसीलिए इसे कैबिनेट मिशन कहा गया। बिल्कुल सही। ये मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा और अपनी रिपोर्ट 16 मई 1946 को दी। इसकी मुख्य सिफारिशें क्या थीं? 3 मुख्य बातें थीं। पहली, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। मतलब एक यूनाइटेड इंडिया। जी। दूसरी, भारतीय खुद अपनी संविधान सभा का गठन करेंगे। और तीसरी, एक अंतरिम सरकार बनाने की अनुमति दी गई। सरकार बनाने के लिए नेहरू जी को बुलाया गया, जिसका जिन्ना ने विरोध किया। हाँ, और इसी विरोध के चलते मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे मनाया, जिसके कारण देश में भयानक दंगे हुए। जी, खासकर बंगाल, बिहार और पंजाब में। बंगाल का नुआखोली हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित था, जहां गांधी जी खुद शांति स्थापित करने के लिए गए थे। इन सब के बीच अंतरिम सरकार का गठन हुआ 2 सितंबर 1946 को। जी, पंडित नेहरू के नेतृत्व में। इसमें कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय थे जो हमें याद रखने चाहिए। जैसे सूचना प्रसार और गृह मंत्री थे सरदार पटेल। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जिसके पास बल होगा वही रक्षा करेगा। ये सही है। और श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। जीवन भर श्रम करना पड़ता है। वित्त मंत्री थे लियाकत अली, जो बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। और खाद्य और कृषि मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। इस सरकार का अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष तो वाइसराय लॉर्ड वेवेल ही थे। उपाध्यक्ष पंडित नेहरू थे। बाद में अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य भी इस सरकार में शामिल हो गए थे। और फिर संविधान सभा की बैठकें शुरू हुई। जी,
9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया था, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। और स्थायी अध्यक्ष? 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ये दोनों तारीखें और दोनों अध्यक्षों के नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। और फिर ब्रिटेन से आजादी की घोषणा हुई। हाँ, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1948 तक भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, और इसी समय भारत के नए और अंतिम वायसराय बनकर लॉर्ड माउंटबेटन आए। लेकिन आजादी तो 1947 में ही मिल गई। जी, ये माउंटबेटन की वजह से हुआ। उन्होंने 3 जून 1947 को एक घोषणा की, जिसे माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। इसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1947 तक भारत को विभाजन के साथ स्वतंत्रता दे दी जाएगी। तो इसी योजना ने आजादी की तारीख को पहले कर दिया और विभाजन को भी स्वीकार कर लिया। हाँ, और इसी में भारत पाकिस्तान के बीच सीमा खींचने के लिए रेड क्लिफ सीमा आयोग के गठन की बात भी कही गई। इसके बाद भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। जी, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्ताव रखा गया और 18 जुलाई को सम्राट के हस्ताक्षर के साथ ये कानून बन गया, और 15 अगस्त 1947 को ये भारत में लागू हुआ। तो ये थी आजादी तक की कहानी, पर पाकिस्तान की मांग का इतिहास भी जानना जरूरी है। जी, इसके 3 चरण हैं। 1930 में कवि इकबाल ने पहली बार एक अलग मुस्लिम राष्ट्र का विचार रखा। सिर्फ एक विचार? हाँ। फिर 1933 में कैम्ब्रिज की एक छात्र चौधरी रहमत अली ने इस राष्ट्र के लिए पाकिस्तान शब्द गढ़ा। तो नाम रहमत अली ने दिया। जी, और आखिर में 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने इसे एक राजनीतिक मांग बनाया और द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। विचार, नाम और फिर राजनीतिक मांग। बिल्कुल। और फिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। जिन्ना वहां के पहले गवर्नर जनरल और लियाकत अली पहले प्रधानमंत्री बने। चलिए, अब हम स्वतंत्रता संग्राम के एक और महानायक सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज की ओर बढ़ते हैं। जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा में हुआ था। उनके राजनीतिक गुरु थे देशबंधु चित्तरंजन दास। और उनका राजनीतिक जीवन कैसे शुरू हुआ? उन्होंने 1920 में ICS की परीक्षा पास की, लेकिन असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। वो 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। हाँ, 1938 में हरिपुरा में और 1939 में त्रिपुरी में। लेकिन 1939 में गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हराने के बाद उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। इसे त्रिपुरी संकट कहते हैं। और इस्तीफे के बाद अध्यक्ष कौन बना? उनके इस्तीफे के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की थी। कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। जी, 3 मई 1939 को। और फिर 1941 में वो अपने घर में नजरबंदी से भाग निकले। उनकी वो यात्रा तो किसी फिल्म की कहानी जैसी लगती है। बिल्कुल। वो मौलवी के वेश में कलकत्ता से पेशावर पहुंचे, फिर जियाउद्दीन पठान के नाम से काबुल, और वहां से ओरलैंडो मेजोटा नाम से इटालियन पासपोर्ट बनवाकर रूस पहुंचे। और रूस से जर्मनी? जी, जून 1941 में वो जर्मनी पहुंचे, वहां फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की और पहली बार जय हिंद का नारा दिया। जर्मनी में ही प्रवासी भारतीयों ने उन्हें नेताजी की उपाधि दी। और फिर वो जापान पहुंचे। हाँ, 1943 में एक जर्मन पनडुब्बी से। और 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में रास बिहारी बोस ने उन्हें आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंपा। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना नेताजी ने नहीं की थी? नहीं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। आजाद हिंद फौज की स्थापना 15 दिसंबर 1941 को मलेशिया में रास बिहारी बोस और मोहन सिंह भाकना ने की थी। नेताजी ने 1943 में इसका नेतृत्व संभाला था। नेतृत्व संभालते ही उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया और 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में भारत की अंतरिम सरकार यानी आजाद हिंद सरकार का गठन किया। 1944 में उन्होंने सिंगापुर से रेडियो पर गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। जी, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। और आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से अंडमान निकोबार पर अधिकार कर लिया। अंडमान का नाम शहीद और निकोबार का नाम स्वराज रखा गया। और उनका सबसे प्रसिद्ध नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये उन्होंने मलेशिया से सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा था। आजाद हिंद फौज का ध्येय वाक्य था एकता, वफादारी, बलिदान। लेकिन युद्ध में जापान की हार के बाद हाँ, फौज को आत्मसमर्पण करना पड़ा।
18 अगस्त 1945 को ताइवान के हवाई अड्डे पर नेताजी को अंतिम बार देखा गया था। और फिर आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल किले में मुकदमा चला। जी, नवंबर 1945 में 3 मुख्य अधिकारी थे, कैप्टन शाहनवाज खान, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो और प्रेम सहगल। इन पर मुकदमा चलाया गया। इनकी पैरवी करने के लिए कांग्रेस ने वकीलों की एक टीम बनाई थी। हाँ, भूलाबाई देसाई के नेतृत्व में। इसमें जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू जैसे बड़े वकील शामिल थे। सरकार ने तीनों को फांसी की सजा सुनाई, लेकिन पूरे देश में हुए भारी विरोध और जनविद्रोह के कारण उन्हें अपनी सजा रद्द करनी पड़ी। ये दिखाता है कि आजाद हिंद फौज के सैनिक लोगों के दिलों में हीरो बन चुके थे। बिल्कुल। चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, भारत का एकीकरण। आजादी के बाद ये सबसे बड़ी चुनौती थी। हाँ, 500 से ज्यादा देसी रियासतों को भारत में मिलाना। इसके लिए 27 जून 1947 को एक रियासती विभाग बनाया गया, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव थे वीपी मेनन। जी, और 15 अगस्त 1947 तक लगभग सभी रियासतें भारत में शामिल हो गईं, सिवाय 3 के, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। जी, जम्मू कश्मीर के हिंदू शासक हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में विलय किया। और जूनागढ़, वहां का शासक तो मुस्लिम था। हाँ, महापत खान पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, लेकिन वहां की जनता हिंदू थी। तो फरवरी 1948 में जनमत संग्रह यानी वोटिंग के आधार पर जूनागढ़ का भारत में विलय हुआ। और हैदराबाद के निजाम भी आजाद रहना चाहते थे। तो सितंबर 1948 में पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जिसे ऑपरेशन पोलू कहते हैं, हैदराबाद का भारत में विलय किया गया। तो विलय पत्र, जनमत संग्रह और पुलिस कार्यवाही, तीनों के लिए अलग अलग तरीके अपनाए गए। बिल्कुल। और आजादी के बाद भी कुछ विदेशी बस्तियां भारत में थीं। हाँ, फ्रांस और पुर्तगाल की। जी, 1954 में फ्रांसीसियों से चंद्रनगर, यनम, माहे और पौंडीचेरी को मुक्त करवाया गया। और 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से सैन्य कार्रवाई द्वारा मुक्त करवाया गया। तो इस तरह से आज के भारत का भौगोलिक स्वरूप बना। जी बिल्कुल, एक लंबा और मुश्किल सफर था। नमस्कार।